नमस्कार, मैं हूं ससाना और आपका स्वागत है IIMC न्यूज़ पर हमारे विशेष डिबेट शो का जिसका नाम है सैलाब सवालों का। तो हाल ही में कैबिनेट ने एक नेशन एक इलेक्शन का मंजूरी दी है और आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। सरकार की इस योजना उद्देश्य है देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना ताकि चुनावी खर्चे में कमी आई और गवर्नेंस में सुधार हो। लेकिन इस विषय पर विरोध भी है जिसमें कहा जा रहा है कि देश एक के फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकता है और रीजनल पार्टीज की आवाज दब सकती है। तो आज के डिबेट शो में हम जानेंगे दोनों पार्टियों से कि ये वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा होगा या नहीं। One nation, one election. Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। सबसे पहले हमारे साथ है निकिता रावत बीजेपी से, आवर फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर श्रीधर राठी, नेहा जी फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड जयवीर फौजदार फ्रॉम समाजवादी पार्टी। तो सबसे पहले नेहा जी, आप क्या कहना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ? ससाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में मुझे बुलाने के लिए। मैं चाहूंगी 3 बड़े मुद्दे उठाना। ये वन नेशन वन इलेक्शन लाकर बीजेपी तो सबसे पहले ऑटोक्रेसी लाना चाहती है, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश करना चाहती है। वो चाहती है जनता की आवाज को दबाना। वो चाहती है एक बार वो इलेक्शन कराए, उनके वोट उनको हासिल हो और फिर ऑटोक्रेसी इंडिया में आ जाए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं उठाना चाहूंगी कि ये हाँ, इस वन नेशन वन इलेक्शन से रीजनल पार्टीज को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उनकी आवाज दबाई जाएगी, नेशनल इश्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और स्टेट इश्यूज बहुत नीचे हो जाएंगे। और जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि मुझे ये वन नेशन वन इलेक्शन का लॉजिक पहले बात समझ नहीं आ रहा। कैसे बीजेपी बोल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन 7 इलेक्शन है, जब आप बोल रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन आप 7 करवाएंगे और उसके 100 दिन बाद आप पंचायती राज का इलेक्शन कराएंगे। ये कैसे है? कैसे वन नेशन वन इलेक्शन है? तो निकिता रावत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? डिक्टेटरशिप के बारे में तो आप ना ही बोलिए। कांग्रेस ने 50 साल तक पहले रूल किया है और कांग्रेस थी जो इमरजेंसी जिसने लगाई थी भारत पे। और बाकी रीजनल पार्टीज की जहां तक आप बोल रहे हैं, तो हमारे वोटर्स में इतना दिमाग है कि उनको पता है कि वो कब किसको वोट करे। दिल्ली चुनाव के वक्त भी यही हुआ था। बहुत कम समय में दिल्ली ने पहले बीजेपी को वोट किया था, बट बहुत कम समय में दूसरा इलेक्शन जो हुआ था उसी में उन्होंने आपको वोट दिया था। तो ये हमारे वोटर्स में इतना दिमाग है कि कब किसको वोट देना। और जहां तक कि आप ये बात कर रही हैं कि कम समय है, तो पहले भी कांग्रेस के वक्त भी वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था और कांग्रेस ने बाद में जाके ये चीज हटाई है। तो उससे पहले भी वोटिंग जब होती थी, तो ये चीज कोई नया नहीं है, ये पहले भी हुआ है। तो आप ये आपके जितने मुद्दे हैं, आपके जितनी प्रॉब्लम्स थी, मैंने सबके आपको जवाब दे दिए हैं जी। जयवीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये बीजेपी का एक नया गुब्बारा है ना, और इसके धरातल में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि एक साइमल्टेनियस इलेक्शन होने से क्या है कि अच्छे से क्या होगा, काम कर पाएंगे। तो क्या इनके पास 4 साल 11 महीने नहीं है काम करने के लिए? 4 साल 10 महीने नहीं है क्या? इनको 2 महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी में काम करना है। और उसके अलावा भी वन नेशन वन इलेक्शन का क्या डेटा है इनके पास, कितनी बचत होगी? हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ईवीएम्स नहीं है, और कितना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक साथ लगेगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये वन नेशन 2 इलेक्शन है, और उसके बाद भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। ये फेडरलिज्म पे चोट है।
आप क्या करने वाले हो, आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को भंग करने वाले हो, जो कि पंचायती राज और वहां पे लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवाता है। उसको हटा के आप एक इलेक्शन कमीशन, वहां पे एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आप करने वाले हो। फेडरलिज्म स्ट्रक्चर पे चोट करने जैसा है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इससे फायदा कुछ नहीं फायदा होने वाला। अगर आपको करना भी है तो इसमें आपके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी पार्लियामेंट में, और वो है आपको 300 से ज्यादा सीटें चाहिए। बीजेपी के पास इतना बहुमत ही नहीं है पार्लियामेंट में। तो ये तो एक गुब्बारा है, ये तो जैसे ही पार्लियामेंट में पेश होगा ये तो वहां स्ट्राइक डाउन कर जाएगा, क्योंकि ना बीजेपी पास इतना सपोर्ट है। और इसके अलावा भी 15 जो राज्य की असेंबली है उनकी सहमति चाहिए इस बिल को पास करवाने के लिए। क्या वो जो असेंबली है, जो विधानसभाएं हैं, वो अपनी सहमति देंगी? कैसे वो सहमति प्राप्त करेंगे? तो ये तो कुछ भी नहीं है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और ये फेडरलिज्म पर चोट भी है, और ना इसका कोई इकोनॉमिक फायदा है। ये केवल बीजेपी देश को गुमराह करना चाहती है, और वन नेशन वन, हर चीज वन वन करके देश की विविधता को चोट पहुंचाना चाहती है। जी, आपने बोला कि कोई है नहीं सपोर्ट के लिए। जब 370 लगा था, आर्टिकल 370, उस वक्त भी बीजेपी के साथ कोई था नहीं। बट धीरे धीरे जब पता चला लोगों को कि हाँ ये चीज सही है, मैं पार्लियामेंट की ये चीज सही है, जी आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, तो हमारे साथ लोग आए और ये बिल पास हुआ। बट अभी भी हम लोगों को समझाएंगे, जब लोगों को पता चलेगा हाँ ये चीज देश के लिए सही है, लोग आएंगे और लोग हमारा साथ देंगे। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आपके लोकसभा में सांसद कितने हैं, वो डिसाइड करता है कि ये बिल पास होगा कि नहीं होगा। तो लोग समझेंगे उसमें। हाँ, लोग समझेंगे तो लोकसभा के सांसद समझेंगे। तो कैसे समझेंगे? आप किस पार्टी को समझाओगे? मुझे बताओ, आपका बहुमत एनडीए का कितना है और कितना चाहिए आपको? ऑलरेडी एज पर नॉलेज 32 पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी है जो कि फेवर में है। फिर भी आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। 362 आपको चाहिए, 362 सीटें उस बिल को पास करवाने के लिए। बिल्कुल, और 15 असेंबली ऐसी है, 15 स्टेट से आपको रेटिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को भंग करने वाले हो। तो ये तो एक फेडरलिज्म, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल आत्मा है, उस पर चोट कर रहे हो आप लोग। फेडरलिज्म की जब तक बात और आती है, एक चीज और मैं लास्ट बोलना चाहूंगा। बोलिए। मैं कहना चाहूंगा, मान लीजिए सरकार बन गई है ना बीजेपी की, आज आपने वन नेशन वन इलेक्शन करा ली है, बीजेपी के कोई भी या किसी पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया, मान लीजिए और वो बना किसी पार्टी के टीडीपी, और मान लीजिए जो अभी जेडीयू की सहायता से बन गए। अच्छा, कल को इन पार्टीज ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, सरकार गिरेगी, फिर आप इलेक्शन कराएंगे? फिर क्या होगा? फिर आप प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे? फिर डेमोक्रेसी का क्या होगा? और इसके अलावा भी किसी स्टेट में अगर सरकार गिरती है ऐसे ही सपोर्ट विड्रॉ करके, तो क्या आप वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे? और प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो इट इज डायरेक्टली कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर, तो वहां पे डेमोक्रेसी का क्या हुआ? तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंसर्न्स अराउंड इट। ठीक है, अब आपने बोल दिया है, अब हमें थोड़ा बोलने दीजिए। बिल्कुल, आपके बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, हमने आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया है। तो एक एक करके हर चीज बोलिए। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके फेडरलिज्म पे, तो फेडरलिज्म कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि कोई गवर्नमेंट अगर कम टर्म के लिए चलती है तो वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सरकार है तो 5 साल से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, कम का अंतराल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें आपके जो फेडरल स्ट्रक्चर है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल हम मानते हैं अमेंडमेंट्स चाहिए, पर वो बहुत ही माइन्यूट अमेंडमेंट्स हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा पर अमेंडमेंट्स बहुत माइन्यूट है। और रही बात 15 स्टेट्स की, तो बीजेपी रूल ही कुछ 18-19 स्टेट्स है, तो मोर देन 15 स्टेट्स आर रेडी इन आवर हैंड्स, ठीक है। और रही बात हमारे इलेक्शन के बारे में, तो लॉ कमिश्नर जो है वो 1951 से कह रहा है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन कराइए। अभी जब हमारी कोविंद रिपोर्ट बनी जिसमें हम मेंबर थे, उसमें हमने सबसे बात पूछा, 21,000 लोगों से हमने सिटीजन से पूछा। क्या कोविंद रिपोर्ट में आपका कोई वो था, उसमें फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे उसमें? बिल्कुल थे, 4 चीफ जस्टिस थे हमारे, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे, फॉर्मर, और स्टेक होल्डर्स थे क्या रीजनल पार्टीज के? कोई अपोजिशन लीडर था? अपोजिशन लीडर था उसमें? बिल्कुल, अपोजिशन रीजन हमने आपके उनको बुलाया था, अधीर रंजन जी को बुलाया था, वो आए नहीं थे। क्विट क्यों कर गए? क्योंकि वहां की बात नहीं सुनी जा रही थी ना, वो खुद नहीं आए, वहां बात नहीं सुनी जा रही थी। और बताइए, आगे बताइए। बिल्कुल। और रही बात डेमोक्रेसी की, तो इंदिरा गांधी जी है, वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी भी है, वो शुरुआत से ही वन नेशन वन इलेक्शन करवा रहे थे, तो आप तब क्यों नहीं कहते कि हमारा वन इलेक्शन जो है? शुरुआत से तो कन्वेंशन था ना, वो चल रहा था, जैसे ही वो कन्वेंशन टूटा तो डेमोक्रेसी को फल फुलाने के लिए आज यहाँ सरकार गिर गई तो चुनाव तो करवाने पड़ेंगे, तो वो जानबूझ और थी, अब कुछ और है। और आप जो फेडरलिज्म की बात करेंगे, काफी स्टेट्स में बीजेपी है, आप अब ये बताइए कि फेडरलिज्म क्या होता है? कि इससे स्टेट और नेशनल लेवल पे सेंटर को पावर रहेगा और स्टेट लेवल पे स्टेट के जितने पार्टीज है उनको पावर रहेगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा तरीके से उनका
इस रिपोर्ट का ये कहना है कि स्टेट लेवल पे जितनी पार्टियां हैं वो उनका खंडन होगा, उनके टर्म का खंडन होगा, जो पार्टीज उस वक्त टर्म में है उनको भंग कर दिया जाएगा और फिर सेंटर अपनी सेंटर पावर पे आएगी। ये कैसे फेडरलिज्म है, आप ये बताइए मुझे। जो आपकी उनके पावर ही खत्म हो जाएंगे, पावर ही सेंटर में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आप इसको फेडरलिज्म कैसे बोल सकते हो? हम सेंटर में ले नहीं रहे। अगर कोई सरकार बीच में गिर जाती है तो उसका हम री इलेक्शन करवाएंगे बचे हुए अंतकाल के लिए। अच्छा, फिर आपका वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ गया? तो आप वैसे ये दो सरकारें गिर गई, फिर उसका अगला टर्म कैसे मैनेज करोगे? 25, 30, 50 साल में ऐसी कौन सी सरकार है जो गिरी है, जो वापस इलेक्शन हुआ है? एक भी नाम बता दीजिए। कौन? एक भी बता दीजिए। कहाँ इलेक्शन? जम्मू का इसमें दिल्ली में हुआ ना, दिल्ली में इलेक्शन हुआ, वहां पे सरकार नहीं बनी। आप दिल्ली का रिकॉर्ड उठा के देखो, केजरीवाल को पहली बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, दोबारा री इलेक्शन हुए तब पूर्ण बहुमत मिला उनको। और बता दीजिए। और झारखंड, वहां देखो आप, जम्मू कश्मीर में देखो, जम्मू कश्मीर में 10 साल से हुए नहीं है। कौन? री इलेक्शन? तो री इलेक्शन होते हैं ना। मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल इंडिया का जो रहा है अभी तक का बहुत स्टेबल रहा है पॉलिटिकल लैंडस्केप में। अगर हम देखें तो इसका जरूरत जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में पड़ता है, सबसे पहली बात। और वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो इस गाड़ी को आप पटरी पे लाने के लिए। चलो ठीक है, स्टेट छोड़िए, आप सेंटर में देखिए। सेंटर 1995 से कितने सारे कोalitions हुए, कितनी बार सरकारें गरीब बनी, तब क्या होगा? 20 साल से आप बताइए। तब क्या होगा? पिछले 20 साल से नहीं, पर मान लीजिए अगर आज को अब भी जो प्रेजेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है मेजोरिटी में नहीं है, वो उसके पास खुद की मेजोरिटी नहीं है, बाई चांस अगर उन दोनों में कोई विवाद होता है और नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू जी अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं, तब क्या करेंगे आप? वो बिल्कुल, हम ये वर्स्ट के सिनेरियोज में आप महाराष्ट्र का देखिए तो किसी ने अगर सरकार गिराई तो किसी और के साथ गए। री इलेक्शन इज अ वेरी रेयर सिनेरियो, वेरी रेयर। इट्स वेरी रेयर। एंड वेरी रेयर के लिए अगर आप कह दीजिए कि भाई अगर है ना एक्सीडेंट रोड पे होते तो रोड पे चलना ही नहीं चाहिए, ये कोई बात नहीं होती। वो बहुत रेयर सिनेरियोज में हमें काम लेना पड़ेगा री इलेक्शन का। तो काम लेना पड़ेगा तो आप बात करिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन आप कैसे करवाएंगे? आप कॉस्ट सेविंग पे बात करिए। आपको क्या लगता है कॉस्ट सेविंग हो रही है? मेरे को आंकड़े दो। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की रिपोर्ट, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कराते तो 10 रुपए प्रति वोटर का खर्चा आएगा, और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो 5 रुपए हो जाएगा। अच्छा, 5 नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप बोल रहे हो कि कॉस्ट सेविंग होगा, ये जर्मनी के मॉडल से आप लोग चल रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन आप लेके आए, उन्होंने सेविंग कर लिया, आपको लगता है इंडिया भी सेविंग कर लेगा? बिल्कुल कर सकता है। आप ये बताइए, आप हमें ये बताइए, अभी सबसे पहले तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उससे पहले अगर किसी विधानसभा चुनाव किसी स्टेट में होते हैं तो उन्हें आपको करवाना ही पड़ेगा, उसमें अलग खर्च आएंगे, फिर आप हो सकता है 1 साल के लिए उनका टर्म रहे। और अब जो ईवीएम लोकसभा में यूज में आती है वही उसमें आती है विधानसभा में, तब वो एक साथ आपको इतनी सारी ईवीएम चाहिए होंगी, वो भी तो खरीदोगे आप लोग। 3 गुना ईवीएम लगेंगे, 3 गुना वीवीपैट लगेंगे, फिर 100 दिन बाद आप फिर पंचायती राज कराओगे। इतना मॉडर्नाइजेशन कहाँ से करोगे आप लोग? इतना मूवमेंट होगा, टाइम एफर्ट, और आप लोग इलेक्शन कमीशन 5 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा पाया है ना, झारखंड में महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अभी केवल कहाँ करा पाए हो आप लोग? हरियाणा और उसमें जम्मू कश्मीर में। भारत में ऑलरेडी सही तरीके से पहले शांत हो जाइए, आप हमारी बात सुनिए। लोकसभा के इलेक्शन क्या एक साथ होते हैं, हाँ या ना? होते हैं ना, बिल्कुल। तो वो कैसे होते हैं? वो इलेक्शन कमीशन ही कराता है। और एज अ इलेक्शन कमीशन सामने से रिपोर्ट आई है, इलेक्शन कमीशन इज कंप्लीटली रेडी फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। इस पे आप क्या कह सकते हैं? इलेक्शन कमीशन इज रेडी, बट द पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट रेडी, बट द रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया इज नॉट रेडी। आस्क द रीजनल स्टेक होल्डर्स, आस्क द डीएमके, आस्क द बीएसपी को आप क्या कहेंगे? रीजनल पार्टी? बीएसपी इज नॉट अ रीजनल पार्टी। बीएसपी रीजनल पार्टी? नो, इट्स नॉट अ रीजनल पार्टी। नहीं है, नहीं है। टीडीपी इज नॉट अ रीजनल पार्टी। कैसे नहीं? इट्स अ रीजनल पार्टी। एमपी में जब इलेक्शन हुए थे 2018, एमपी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए थे 2018-2019 में, तो 2000 टाइम ज्यादा नहीं था, 2019 में कांग्रेस चूज किया, बट सेम वोटर्स ने आगे जाके 2000 आगे में बीजेपी को चूज किया, सेम वोटर्स ने। तो उनपे इतना दिमाग है। उड़ीसा में देखो ना आप, उड़ीसा में रिसेंटली इलेक्शन हुए लोकसभा और उसके विधानसभा के एक साथ, तो उसमें दोनों में बीजेपी ने गेन किया है। हाँ, तो आपके 2014 में देखिए, 2014 में बीजेपी आई और बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में। अरे 2014 का बताइए चलिए आप। 2014 का मैं उड़ीसा का 2014 बताइए आप। उड़ीसा का 2014 हम बताते हैं। अच्छा, एक और बात, आप समाजवादी पार्टी से हैं। 1 साल पहले अखिलेश जी ने कहा था कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के सामने मेरे पास क्लिप है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वन नेशन वन इलेक्शन के क्या है? वो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ है और उनको फायदा होगा, और वो इसके साथ थे। कब कहा था? मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। दिखाओ। बिल्कुल, आप 1 सेकेंड। चलो कोई ही नहीं, वो तो बाद में दिखा देंगे, बट रिसर्च टीम बता देगी अभी आपको हाथों हाथ। बट निकिता जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जी।
क्या वन नेशन वन इलेक्शन से रीजनल पार्टीज का इम्पोर्टेंस कम हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने ये चीज अभी बोली थी, वोटर्स हैं, वोटर्स में इतना दिमाग रहता है कि किसको कब वोट देना है। अभी ये दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, उसमें अलग अलग पार्टीज को वोटर्स ने बहुत कम टाइम में वोट दिया था। उनको समझ है कि उनके स्टेट के लिए, उनकी कंट्री के लिए कौन सा पार्टी बहुत सही है। तो ये चीज मुझे लगता है बहुत गलत है। बात नहीं, ये निकिता जी आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से पहला बात तो रीजनल पार्टीज बहुत स्टेक पे है। आपने रीजनल पार्टीज का सुनकर तो वन नेशन वन इलेक्शन का ये रिपोर्ट तो निकाला ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात मेरी ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन एक बार में आप वोटिंग करवाते हैं विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन, तो जो जनता है वो एक बार में ये पूरा ये है कि जनता एक बार में किसी एक पार्टी को वोट देगी और इससे नेशनल गवर्नमेंट को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। रीजनल पार्टीज की तो नया जी आप बात करें। देखिए मैं एक चीज बता दूं, भारत के पहले 50 साल में मुझे एक रीजनल पार्टी बता दीजिए जिसने अपना फुल टर्म पूरा किया। नेहरू तो खुद केरला की गवर्नमेंट को हटा के बैठे थे, प्रेसिडेंट रूल लगवाया था। आप खुद क्या रीजनल पार्टीज का, आप बताइए रीजनल पार्टीज का आप क्या स्टेक रख रहे हैं? नेशनल कांग्रेस। मुझे पहले आप अपनी पूरी बात रखने पहले इसका जवाब दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। मैं इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी, मुझे अपनी बात आप रखने दीजिए। 2024 में जब बिहार के इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन हुए थे इंडिया में, तब लोगों ने बीजेपी को वोट लोकसभा इलेक्शन के लिए किया था और बिहार के भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन जब 2015 में विधानसभा चुनाव के इलेक्शन हुए, उन्होंने बीजेपी का देखा कि बीजेपी वहां कोई कुछ भी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिहार गिरते जा रहा है, अपनी जीडीपी उनका गिरते जा रहा है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में इलेक्शन में नहीं जिताया। जी इतने सालों में चलता है वो जनता नहीं चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन। इतने सालों में वोटर्स को ये भी पता है कि बीजेपी कैसे काम करती है और कांग्रेस कैसे काम करती है, उनको दोनों और आपकी सबकी पार्टी कैसे काम करती है, तो उनको अब पता है कि कब किसको कहाँ वोट देना है। तो हमारे में तो वन नेशन वन इलेक्शन में तो ये जनता को चांस ही नहीं मिलेगा। आप नहीं मिलेगा, 100 दिन का गैप है बीच में, वो पंचायती राज के लिए आप कहते हो कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से जो है नेताओं के पास योजना बनाने का समय होगा, वो बिना चुनाव को नजर में रखे हुए योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। क्या इसका उल्टा नहीं है? क्या ये जो इलेक्शन, फ्रीक्वेंट इलेक्शन नेताओं को बिल्कुल उस पर सतर्क नहीं रखते कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, हमें काम करना चाहिए? क्या नेता एक्टिव नहीं रहते इससे? आप एक पहलू देख रहे हो, आप दूसरा पहलू नहीं देख रहे हो। 4 साल के लिए कोई सो जाएगा एक बार इलेक्ट होने के बाद में, लेकिन अगर आप इलेक्शन होते रहेंगे, ही विल वेक अप, ही विल टेक द कॉल कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी के जुमले हैं, वो केवल चाहती है इलेक्शन के टाइम में अपने स्कीम, अपने पॉलिसीज, अपने सारे मंदिर को बनाए, इलेक्शन के बाद वो गायब हो जाए और फिर 4 साल आराम से हम बैठे रहे, कोई हमारे पास आए ना, कुछ नहीं आए। भारत की जनता, जब 2 साल बाद भारत की जनता भारत की जनता को मुखौटा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। आप अपनी बात को भारत की जनता के नाम से करें, आप बताओ। हम तो भारत की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अरे बहुत काम कर रहे हो। तो जनता इतनी समझदार है कि अगर कोई 4 साल काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा के फिर नई सरकार लानी है किसी और की। सरकार को, जनता को पता है किसकी सरकार काम कर रही है। भाई 4 साल तो तुम चैन से सोना चाहते हो ना कि 4 साल भाई हमारे इलेक्शन, आपके पास एक नेता विचार करने के लिए, उसको कहाँ ले जाओगे? 18 जगह इलेक्शन होगा, उसे ले जा नहीं जाते। आपके भी तो एक ही है। हमारे पास आपके अखिलेश जी के अलावा कौन है? हमारे पास तो पूरी टीम है भाई, हमारे पास तो पूरी टीम है। मैं खुद यहाँ बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल मैं भी समाजवादी पार्टी ये राजस्थान का अध्यक्ष। इस इलेक्शन एक साथ करवाने से वोटर्स के लिए प्रेशर नहीं बढ़ेगा? लाइक बिल्कुल प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ अभी भारत का जो वोटर है वो इतना जागरूक नहीं है कि वो विधानसभा, लोकसभा और पंचायती राज में एक साथ डिस्टिंग्विश कर पाए, अलग कर पाए। उसको पहले शिक्षा तो दो, पहले आप इसे एक पायलट प्रोजेक्ट पे आप इसे क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल है ना, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात। मैं कह रहा हूँ एकदम से चेंज। और जो हम ये कर रहे हैं अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम ये जनता को समझने के लिए कर रहे हैं। चलो आप ठीक है, आप रीजनल पार्टी जो आपके अपोजिशन में, उनको आप कंसल्ट करो, उनसे बात करो, कंसेंसस ब्रॉड करो, और आप तीनों मतलब रीजनल पार्टीज और लोग और आपका जो लीडरशिप है, उन सबको एक टेबल पे बिठाओ, उनसे राय लीजिए। ऐसे नहीं आपने कोविंद कमेटी बिठाई, उसमें एक भी जो रीजनल पार्टी का मेंबर नहीं है, और कोविंद जी भी फिर विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट, वो भी, उनको इस चुनाव से उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें चुनाव, वो एक राष्ट्रपति रहे हैं। तो आपको एक इलेक्शन स्पेशलिस्ट व्यक्ति उसमें बिठाना चाहिए था। तो वो कमेटी जो, और कमेटी भी इसलिए नहीं गठित की गई
कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए, नहीं, उसको बस ये बताया गया कि आपको केवल तरीके बताने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के, ये नहीं बताना कि भारत को आवश्यकता है या नहीं। तो क्वेश्चंस आर देयर, आपको बट इससे क्या लोकल इश्यूज को नजरअंदाज करने का खतरा है? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। मैं एज मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए आज अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ अपने घर से और मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, है ना, मेरा एक एमएलए का दूंगा, एक एमपी का दूंगा, तो जिसको मैं सेंटर में देना चाहूंगा उसे ही मैं अपने स्टेट में दूंगा। क्यों? जरूरी नहीं है। क्योंकि कोई भी आम आप वोटर से बात करोगे तो वो ये कहेगा कि भाई अगर सेंटर में हमने किसी और को वोट दे दिया या हमने यहाँ किसी और को दे दिया तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो उनमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी। वो चाहेगा फिर तो भारत में जहाँ हिमाचल तेलंगाना वाली योजनाएं चली नहीं रहेगी इस हिसाब से। लेकिन समय है ना, आप एक ही सेकंड में एक साथ एक व्यक्ति एक बार चूज में करने क्या है, जाएगा। तो चलना तो साथ में ही है, उसमें क्या है। तो निकिता जी, आप इस पे क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके खिलाफ? मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये पूरा एनालिसिस हुआ है कि जीडीपी जो है 1.5% तक बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जो है जो 0.5% कम होगा, भारत का फिस्कल डेफिसिट भी 1.5% कम जाएगा, और जो ये इंस्टेबिलिटी रहती है, पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, बाहर से कोई भी कंपनी निवेश करने आएगी तो उसको यही लगता है कि भाई कैसे ये, आज इनकी सरकार है महाराष्ट्र में, आपने जैसे बुलेट ट्रेन बंद करवा दी, फिर वापस बीजेपी आई तो उसने वापस शुरुआत की, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये बहुत बड़ा खतरा है। इसी के साथ जो आपके ये मैन पावर डिप्लॉयमेंट होता है, आज आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षकों को काउंटिंग के लिए लगाते हैं, उन्हीं को फिर आप बार बार हर दूसरे साल में जो है काम करवाएंगे, तो ये भी बहुत दिक्कत का बात है। साथ ही साथ कॉस्ट सेविंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा मुद्दा आता है, क्योंकि आखिर में जनता का ही पैसा है जो कि हम बचाना चाहते हैं। और आज शायद बीजेपी होगी मेजॉरिटी में, पर इसके बाद ये जरूर देखने की बात है कि बीजेपी हमेशा मेजॉरिटी में नहीं रहेगी, कहीं में कोई और आ सकता है और कहीं पे कोई और भी आ सकता है। तो ये जनता के लिए, ये हमारे गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये जनता के लिए। और जी 2019 इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए लगे हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, जो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस है। और ये 1.5 लाख हो जाएगा अगले साल, अगले बार ये हाँ 1.5 लाख हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए ना कितना पैसा कम हो रहा है। देखने की बात नहीं है। पहला बात तो वन नेशन वन इलेक्शन, बीजेपी ये जो 18,000 पेजों की ये रिपोर्ट है, उन्होंने बेमतलब ये रिपोर्ट बना दी है। उन्हें ये नहीं पता भारत मेहनत कर बेमतलब रिपोर्ट बनाई है। वाह, उन्होंने भारत की विविधता को नजरअंदाज किया है। भारत ना ही वन नेशन वन लैंग्वेज है, ना वन नेशन वन कल्चर है, ना वन नेशन वन कलर है। यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन हो ही नहीं सकता। मिलेगा, आप समझना चाहो तो आपको पूरी रिपोर्ट में हर चीज का मतलब मिलेगा आपको। हमने हर चीज, हर सवाल का उसमें उत्तर दिया है। चलिए, आप लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पॉइंट आउट किया है, बट for today, I think we will conclude our debate show. So as we come to the end of today's debate show on One Nation, One Election, मैं सभी पैनलिस्ट को उनके इंसाइटफुल विचारों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस मुद्दे पर दोनों तरफ से जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स सामने आए हैं। कुछ लोगों ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फायदा जैसे कॉस्ट रिडक्शन और बेटर गवर्नेंस को हाईलाइट किया, तो दूसरी तरफ ने रीजनल रिप्रेजेंटेशन और फेडरल स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंताएं भी उठाई गई है। ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें आगे और चर्चा होगी, लेकिन आज के डिस्कशन ने हमें दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव्स समझाने का मौका दिया। मैं आशा करती हूँ आपको ये डिबेट शो अच्छा लगा होगा। आगे के लिए देखते रहिए IAMC न्यूज़। नमस्कार।